प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा व्याख्यान सिख अंग्रेज संबंध पर है। यह व्याख्यान का पहला भाग है। सिखों के बारे में आप जानते हैं कि 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना करके सैनिक के रूप में परिणित कर दिया था। लेकिन सिखों के लिए लड़ा जाने वाला स्वतंत्रता का संग्राम गुरु गोविंद सिंह के जीवन काल में सक्रिय नहीं हो सका था। उन्होंने इस कार्य का दायित्व अपने जीवन काल में ही बंदा बहादुर को सौंप दिया था। अतः गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु, जो कि 1708 में हुई थी, उनकी मृत्यु के उपरांत मुगल सत्ता के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम जारी रखने वाला बंदा बहादुर था। बंदा के नेतृत्व में यह संग्राम 1716 ईस्वी तक चलता रहा। 1716 में बंदा बहादुर को मुगलों ने निर्दयता से मौत के घाट उतार दिया। योग्य एवं शक्तिशाली नेतृत्व के अभाव में सिख मुगल सम्राट व मुगल अधिकारियों द्वारा नाना प्रकार से प्रताड़ित, उत्पीड़ित किए जाने लगे, परंतु मुगलों के अत्याचार सिखों की सैनिक प्रवृत्ति को समाप्त नहीं कर सके। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करके मुगल सत्ता को जर्जर बना दिया था। मुगल सम्राटों की निर्बलता ने सिखों को पुनः शक्तिशाली होने का अवसर प्रदान किया। अब्दाली के आक्रमणों के समय सिखों ने उसका विरोध किया। पानीपत के युद्ध में विजयी होकर जब अब्दाली दिसंबर 1762 में भारत से लौटा तो सिखों ने उसकी सेना को कई तरह से परेशान किया और 1764 में उन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया। 1764 में लाहौर पर अधिकार कर लिया। झेलम से सतलज नदी तक का मध्यवर्ती भाग सिखों के अधिकार में आ गया। 1767 में अब्दाली के पुत्र तैमूर शाह को उन्होंने पंजाब से भगा दिया। इस प्रकार उत्तर भारत में 1773 ईस्वी तक सिखों का पंजाब में एक विशाल साम्राज्य स्थापित हो गया। पूर्व में सहारनपुर से पश्चिम में अटक तक तथा उत्तर में दक्षिण से दक्षिण में कांगड़ा तक सिखों का विस्तृत राज्य स्थापित हो गया था। इस विस्तृत भूभाग को कई मिसलों में यानी छोटी छोटी स्टेट्स में विभक्त कर लिया था, बांट लिया था। प्रमुख 12 मिसलों में, यानी कि उनकी जो 12 स्टेट्स हैं, जो छोटी छोटी स्टेट्स हैं, सुकरचकिया, नाम दोहरा रहा हूँ, सुकरचकिया नाम की एक मिसल थी। 12 मिसलों को मिलाकर एक सुदृढ़ सिख राज्य की स्थापना करने वाला महाराजा रणजीत सिंह इसी सुकरचकिया मिसल में उत्पन्न हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह, यदि इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो वह सुकरचकिया मिसल के नेता महासिंह के पुत्र थे। उनका जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरावाला में हुआ था। बचपन में उनकी बाईं आंख चेचक के कारण चली गई थी। चूँकि रणजीत सिंह अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, अतः लाड़ प्यार के कारण उनकी पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दिया गया। वह लगभग निरक्षर थे। पढ़ने लिखने की अपेक्षा उनका सारा ध्यान युद्ध कार्यों के प्रशिक्षण में ही लगा हुआ था। स्पष्ट है कि रणजीत सिंह का जीवन भी मराठा नेता शिवाजी की भांति ही आरंभ हुआ। अभी उनकी आयु 12 वर्ष की थी कि उनके पिताजी का देहांत हो गया।
उनकी माता राजकौर ने रणजीत सिंह को राज सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं उनकी संरक्षिका बन गई। शीतला के दागों से युक्त, बाईं आंख से वंचित वह अनपढ़ परंतु वीर बालक प्रारंभ से ही सिखों का बॉस बनने की महत्वाकांक्षा रखता था। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह कन्हैया मिसल की मुखिया सदा कौर की पुत्री बीबी मेहताब कौर से हुआ था। इन दोनों मिसलों के मिलाप से रणजीत सिंह की शक्ति और भी बढ़ गई थी। रणजीत सिंह के प्रारंभिक वर्षों में सदा कौर ने उनकी सत्ता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 17 वर्ष की आयु में वह माता व सास के नियंत्रण से मुक्त होकर अपनी मिसल के सरदार बन गए। उन्होंने आहलूवालिया मिसल के सरदार फतेह सिंह से मैत्री स्थापित की तथा अपनी सत्ता के विस्तार में संलग्न हो गए। इस प्रकार महाराजा रणजीत सिंह का उत्थान मैत्री तथा विवाह संबंधों की सहायता से हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह के समय, जब महाराजा रणजीत सिंह जब हैं अपने वो राजपद उनको प्राप्त होता है, उस समय पंजाब की स्थिति क्या थी? जिस समय रणजीत सिंह ने स्वतंत्र रूप से शुक्रचकिया का शासक बनकर शासन करना प्रारंभ किया, उस समय की पंजाब की राजनीतिक स्थिति का अंग्रेज इतिहासकार प्रिंसेप ने जो वर्णन किया है कि पंजाब का सारा सौंदर्य रणजीत सिंह के पैदा होने से पहले ही समाप्त हो चुका था और जब वह सत्ता में आया तब पंजाब में अराजकता व अव्यवस्था के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। ये प्रिंसेप ने लिखा है। इस समय मुगलों की बात करें तो मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो चुका था। अफगान आक्रमणों के कारण पंजाब के भिन्न भिन्न भागों में कई छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए थे जो मिसलों के नाम से जाने जाते थे। इन मिसलों ने पंजाब के अधिकांश भाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। पंजाब के पश्चिम और दक्षिण की ओर मुसलमान राज्यों की दो पंक्तियां थीं, एक भीतरी और दूसरी बाहरी। भीतरी पंक्ति जो कि लाहौर के पास थी में झंग, पाक, पटन, शाहपुर, झेलम, मिंटगुमरी और कैसूर के छोटे छोटे मुस्लिम राज्य थे। वे पंजाब में रहने वाले पठानों द्वारा स्थापित किए गए थे। मुस्लिम राज्यों की बाहरी पंक्ति में कश्मीर, हजारा, पेशावर, डेरा इस्माइल खां, डेरा गाजी खां और मुल्तान राज्य सम्मिलित थे। अब अगला बिंदु है महाराजा रणजीत सिंह का लाहौर का गवर्नर नियुक्त होना। महाराजा अभी ना कहें तो ज़्यादा ठीक है, महाराजा शब्द को एक बार आप डिलीट करें। रणजीत सिंह का लाहौर का गवर्नर नियुक्त होना। 1793 से 98 के अंतराल में जमान शाह के पंजाब पर कई आक्रमण हुए। जमान शाह अहमद शाह अब्दाली का वंशज था और 1793 में वह काबुल का शासक बना। अब्दाली का तो सिखों ने घोर विरोध किया था, परंतु जमान शाह के सैनिक अभियानों में रणजीत सिंह उसका सहायक सिद्ध हुआ। अतः 19 वर्ष की आयु में रणजीत सिंह जमान शाह के द्वारा लाहौर का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया और साथ ही राजा की पदवी से अलंकृत किया गया। इस नियुक्ति के उपरांत ही रणजीत सिंह का आश्चर्यजनक रूप से सैनिक जीवन का प्रारंभ होता है। इसके बाद में हम यदि सैनिक उपलब्धियों की बात करें रणजीत सिंह की, तो भसीन का युद्ध जो कि 1800 में हुआ, रणजीत सिंह का लाहौर पर अधिकार करना, जैसे क्योंकि जमान शाह ने उस पर नियुक्त कर दिया, पंजाब के दूसरे सिख सरदारों एवं मुसलमान अधिकारियों के लिए एक
चुनौती स्वरूप था। अतः गुजरात के साहब सिंह, वजीराबाद के जोध सिंह, अमृतसर के गुलाब सिंह, जस्सा सिंह रामगढ़िया तथा कैसूर के निज़ामुद्दीन ने मिलकर रणजीत सिंह के विरुद्ध एक संघ बना लिया। मैं संघ को दोहरा रहा हूँ। गुजरात के साहब सिंह, वजीराबाद के जोध सिंह, अमृतसर के गुलाब सिंह, जस्सा सिंह रामगढ़िया तथा कैसूर के निज़ामुद्दीन, इन सब ने मिलकर के एक अलाइनमेंट बनाया, गुट बनाया। दोनों ओर से सेनाएं अमृतसर से 16 मील दूर भसीन नामक स्थान पर 2 महीने तक आमने सामने पड़ी रहीं, लेकिन कोई निर्णायक युद्ध नहीं हो सका। केवल छोटी मोटी झड़पें होती रहीं। युद्ध शुरू होने से पहले ही गुलाब सिंह की अधिक शराब पीने से मृत्यु हो गई। इस कारण विरोधी सरदारों में परस्पर फूट पड़ गई तथा विरोधी दल छिन्न भिन्न हो गए। इस प्रकार भसीन का युद्ध रणजीत सिंह ने बिना युद्ध किए ही विजित कर लिया। इस घटना से रणजीत सिंह में न केवल आत्मबल पैदा हुआ, अपितु लाहौर पर उसका अधिकार पक्का हो गया तथा उसे पंजाब का भावी नेता माना जाने लगा। इतिहासकार N.K. सिन्हा लिखते हैं कि इस विजय के जो प्राप्त की, इसके संदर्भ में, इस युद्ध में विजयी होकर रणजीत सिंह भय मुक्त हो गया। इसके उपरांत सिख मिसलदारों ने कभी रणजीत सिंह के विरुद्ध संगठित होने तथा उसकी प्रगति में बाधक बनने का प्रयास नहीं किया। ये बात प्रोफेसर N.K. सिन्हा साहब ने लिखी है। भसीन की विजय के बाद रणजीत सिंह ने लाहौर लौटकर अपना राज्याभिषेक का प्रबंध किया। राज तिलक हो जाने पर उसने महाराज की उपाधि धारण की। इसीलिए इतिहास में हम रणजीत सिंह को महाराजा रणजीत सिंह के रूप में जानते हैं। इससे पहले वह मिसलदार कहलाता था। बैसाखी के दिन महाराजा की उपाधि धारण करने के साथ साथ रणजीत सिंह ने नानकशाही रुपया एवं नानकशाही पैसे, ये मुद्रा रणजीत सिंह ने जारी की। इसके बाद में अगला बिंदु है छोटे छोटे राज्यों का दमन। 1799 से लेकर 1805 तक रणजीत सिंह अपनी सैनिक शक्ति निरंतर बढ़ाता रहा। छोटे छोटे सिख राज्यों को अपनी ओर मिलाकर अथवा उन्हें विजित कर उसने लाहौर के निकटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों पर भी उसने अधिकार कर लिया। इस समय की उसकी सबसे बड़ी सफलता अमृतसर 1805 में पर अधिकार करने की थी। लाहौर व अमृतसर पर अधिकार कर उसने एक सुदृढ़ राज्य का आधार तैयार कर लिया। यदि लाहौर विजित कर वह पंजाब की राजनीतिक राजधानी का स्वामी बन गया, तो अमृतसर पर अधिकार करके वह सिखों की धार्मिक राजधानी का स्वामी बन गया। तो इस प्रकार अब उसके पास में राजनीतिक और धार्मिक दोनों राजधानियां उसके शासन के अंतर्गत हैं। अमृतसर को विजित कर रणजीत सिंह ने अपनी यह नीति बना ली थी कि निर्बल राज्यों को शक्ति से तथा शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों को मैत्री प्रभाव से अपने अधिकार में लाना चाहिए। 1805 ईस्वी तक जम्मू, नखल, मिरोवल, अकलगढ़, कैसूर, कांगड़ा आदि क्षेत्रों पर या तो उसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया या उन राज्यों के शासकों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अब अगला बिंदु है मराठा सरदार जसवंत राव होलकर का पंजाब में आगमन। 1805 में लॉर्ड लैक से पराजित होकर जसवंत राय होलकर सैनिक सहायता के लिए पंजाब पहुंचा, परंतु ब्रिटिश सेना भी उसका पीछा करते हुए करनाल तक आ पहुंची थी। अंग्रेज सेनापति लेक ने रणजीत सिंह को पत्र लिखकर यह मांग की कि वह मराठा सरदार को पंजाब में न टिकने दे।
पिछली बार रणजीत सिंह का अंग्रेजों से पहली बार रणजीत सिंह का अंग्रेजों से संपर्क हुआ। दूरदर्शी रणजीत सिंह ने अंग्रेजों को अप्रसन्न करना उचित नहीं समझा, अतः होलकर को कोरा जवाब दे दिया और उसे पंजाब से लौटा दिया। यह घटना 1 जनवरी 1806 की है और इस समय रणजीत सिंह लाहौर में ही था। कहा जाता है कि जसवंत राय होलकर ने खिन्न होकर उस समय व्यंग्यात्मक रूप में कहा था कि आपत्तिग्रस्त एक अतिथि एवं देशवासी के प्रति आपका यही धर्म पालन है तो स्मरण रहे, मेरे देश में तो राज्य रह जाएगा, मेरे वंश में तो राज्य रह जाएगा, परंतु आपके वंश की सत्ता समाप्त हो जाएगी। ये कहा जाता है कि जसवंत राय होलकर ने उस समय कहा कि मेरा वंश तो शासन करता रहेगा, लेकिन आपके वंश की सत्ता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में सतलुज नदी के पार के राज्यों की बात करते हैं। रणजीत सिंह का राज्य इस समय तक बहुत छोटा था और वह इसका विस्तार करना चाहता था। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर रणजीत सिंह ने सतलुज नदी के पार सिख राज्यों पर अपना अधिकार करने का निश्चय किया। कनिंघम लिखता है कि रणजीत सिंह ने बिखरे सिखों को संगठित करने का गुरु गोविंद सिंह की तरह प्रयास किया और इसके साथ ही उसने अपने छोटे राज्य को विस्तृत बनाने का भी प्रयास किया। अंग्रेज अभी भी यमुना नदी तक ही जो यमुना नदी तक के जो अपना प्रभाव है, यमुना नदी तक अपने प्रभाव क्षेत्र की निर्धारित सीमा बनाए हुए थे। उधर रणजीत सिंह सतलुज नदी तक के राज्यों पर प्रभाव जमा चुका था, अतः यमुना और सतलुज नदी के मध्य के राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर एक संगठित सिख राज्य निर्माण करने की योजना रणजीत सिंह की थी। ये राज्य आंतरिक अव्यवस्था तथा वैमनस्य के कारण इतने दुर्बल हो गए थे कि इनको जीतना बहुत ही आसान था। 1806 में उसे इसके लिए अवसर प्राप्त हो गया। नाभा के राजा पटियाला नरेश से झगड़ा हो जाने पर उसने रणजीत सिंह से सैनिक सहायता मांगी। रणजीत सिंह ने फतेह सिंह आलूवालिया और लाडवा के राजा के साथ 20,000 सैनिक भेजकर दौलाधी पर अधिकार कर लिया और पटियाला के राजा साहिब से बहुत बड़ा नजराना वसूल किया। इस विजय के फलस्वरूप नाभा, जींद और अन्य छोटे राज्यों ने भी रणजीत सिंह की प्रभुता स्वीकार कर ली और नजराने के रूप में उसे भारी रकम दी। लौटते समय रणजीत सिंह ने लुधियाना, दाखा, रायकोट, जगराव आदि स्थानों पर नियंत्रण कर उन्हें अपने सहायकों में बांट दिया और अपना समर्थक बना लिया। अगले वर्ष 1807 में रणजीत सिंह ने दूसरी बार सतलुज पार के राज्यों की विजय यात्रा की। 1807 में ही रणजीत सिंह को पटियाला पर आक्रमण करने का फिर अवसर मिल गया। पटियाला नरेश और उसकी रानी आसकोर में झगड़ा हो गया। रानी ने रणजीत सिंह को आक्रमण करने बुलाया। रणजीत सिंह गए, झगड़ा तय कराया और लौटते समय अम्बाला, थानेश्वर, नारायणगढ़, फिरोजपुर आदि स्थानों पर आक्रमण किया। उसने फिरोजपुर के महत्वपूर्ण दुर्ग वदनी पर भी अधिकार कर लिया और अपनी सास सदाकौर को भेंट कर दिया तथा नारायणगढ़ जीतकर अपने मित्र फतेह सिंह आलूवालिया को दे दिया। इस प्रकार वह अम्बाला, मलेरकोटड़ा, नाभा, जींद, पटियाला, थानेश्वर आदि स्थानों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल रहा। परंतु रणजीत सिंह की ये सैनिक उपलब्धियां अब अंग्रेजों को खटकने लगी। इसके अतिरिक्त सतलुज पार की सिख रियासतों के सरदारों ने दिल्ली स्थित अंग्रेज रेजिडेंट मिस्टर सेटॉन से इस दिशा में सहायता याचना की। अंग्रेजों से सहयोग करके उन्होंने रणजीत सिंह के राज्य विस्तार को रोकने की नीति बनाई।
इससे ब्रिटिश सरकार को पंजाब में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया और अपना प्रभाव बढ़ाने का जो अवसर है वो भी मिल गया। परंतु इस समय कंपनी हस्तक्षेप की नीति पर आचरण कर रही थी, अतः वह रणजीत सिंह के सैनिक अभियानों को नहीं रोक सकी। शेष अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।